ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੌਨਕਲੇਵ 2023 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ तमाम ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਤੋਂ 2024 ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ? ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਤੋਂ 2024 ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਉਹ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, पर इलेक्शन खत्म होंगे गजेंद्र शेखावत गायब हो गए पंजाब चो। मुझे लगता है कि कहीं आपकी सूचनाओं में कहीं कमी है। 2022 के चुनाव के बाद में भी निरंतर मेरा पंजाब से संपर्क रहा है और निरंतर पंजाब में प्रवास भी रहा है। मुझे लगता है कि शायद तब से लेकर के अब तक, चुनाव के परिणाम आने के बाद से लेकर के अब तक, शायद कोई ऐसे 2 महीने लगातार नहीं हुए होंगे जब मैं पंजाब में एक बार नहीं आया। पंजाब में आकर के यहाँ के संगठन को और अधिक ताकत प्रदान करना, भारतीय जनता पार्टी के व्याप को और अधिक विस्तार देना, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की धरातल पर शक्ति को बढ़ाना, इसके लिए मैं निरंतर काम कर। शेखावत साहब, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 28,000 ਨੌਕਰੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो इन 4 विषयों की आपने बात की, अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का उठा करके देखें, जो बड़े वादे किए गए थे, जिसमें पहला विषय था कि हम पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था का राज कायम करेंगे। पंजाब के हालात आज किस तरह के हैं? विभिन्न तरह के माफिया, शराब माफिया, बजरी रेता माफिया और इसके अलावा एक्सटॉर्शन के लिए जो माफिया काम कर रहा है, मुझे नहीं पता दैनिक सवेरा वालों के पास में आया कि नहीं। बाकी जलंधर में शायद काम करने वाला कोई भी ऐसा व्यापारी, व्यवसायी, कोई अस्पताल चलाने वाले से लेकर के छोटा छोटा व्यवसायी तक भी शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिस पर एक्सटॉर्शन के लिए कोई ना कोई कॉल और धमकी नहीं आई होगी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। खेलते हुए खेल के मैदान में खेलते हुए खिलाड़ियों को गोली मारी जा रही, थानों पर रॉकेट अटैक हो रहे हैं। ड्रग माफिया जिस पर नकेल कसने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें चुनाव से पहले की गई थी, उसके हौसले और अधिक बढ़े। इन सब के अतिरिक्त जो दूसरा विषय जिस पर आम आदमी पार्टी का सबसे ज़्यादा थ्रस्ट चुनाव के समय में था और जो आम आदमी पार्टी के डीएनए का हिस्सा भी है कि बड़े बड़े वादे करो, बड़ी बड़ी बातें करो और फिर उनसे पीछे हट करके कुछ चीज़ें दे करके और उनके नाम पर हमने ये सब कर दिया है, इसका ढिंढोरा पीटो। दिल्ली में भी यही और यहाँ भी। हम हर वयस्क बहन को, हर वृद्ध माता को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। थोड़े दिन पहले ही मैं देख रहा था जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ उन्होंने कांग्रेस से आयातित करके और खड़े किए। दुर्भाग्य देखिए कि जिस पार्टी को 92 सीटों का प्रचंड बहुमत पंजाब की जनता ने दिया, उसके पास में अपना कहने के लिए उम्मीदवार भी नहीं था। कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया और पंजाब के सोशल मीडिया में शायद हर एक मोबाइल में एक वीडियो घूम रहा होगा। मैं आपको कहूँगा कि आप भी एक बार जरूर उसको देखिए। 2 महीने पहले वो खुद भाषण देते हुए कह रहे थे कि अब की बार जब चुनाव में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आए तो उससे पूछिएगा कि 10 महीने के 10,000 रुपये पहले पाओ, उसके बाद में आकर के वोट मांगना। अब उसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ और अपने चैनल ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ठीक उसी तरह की परिस्थिति, जितने वादे किए गए थे, रोजगार को लेकर के जितने वादे किए गए थे, मात्र 28,000 रोजगार देने का एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है। आज पंजाब जिस तरह से हर एक फ्रंट पर और अधिक कमजोर हुआ है पिछले 1 साल में, सरकार की नाकामी ने पंजाब और विशेष रूप से जलंधर की जनता के लिए अब एकमात्र रे ऑफ होप, आशा की किरण जो दिखाई देती है वो भारतीय जनता पार्टी से दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में काम हुआ है और सर्वदूर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश भर में जहां भी रही है, जिस भी प्रदेश में रही है, उन प्रदेशों ने जिस तरह से प्रगति की है, उस पर भरोसा करके अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। पिछली बार परिवर्तन का नारा लेकर के जिस तरह के हालात पिछले कुछ दशकों से पंजाब में थे, जो फेल्योर जो हुआ था, उसको लेकर के एक नई आशा की किरण के रूप में आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था, लेकिन वो भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। और उस टूटे हुए भरोसे के साथ आशा की किरण की तरह भारतीय जनता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जलंधर की जनता देख रही है। शेखावत साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਅਟਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ कैंडिडेट क्यों नहीं मिला, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों इंपोर्ट करना ਪਿਆ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अभी इवोल्यूशन के प्रोसेस में है। भारतीय जनता पार्टी की बरान में छोड़ करके 82 एमएलएज के साथ में भी सरकार होती तो शायद हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों की परिस्थितियों और हालात में फर्क है। हम भारतीय जनता पार्टी कारण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चाहे कुछ जो रहे होंगे, मैं विस्तार से उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन देश के व्यापक हित के लिए हमने बड़ी पार्टी होते हुए भी अकाली दल के साथ में
छोटे भाई के रूप में रहना स्वीकार किया था और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी का व्याप जो है केवल मात्र कुछ सीटों तक ही सीमित था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी विस्तार के रास्ते पर है, लेकिन जिस पार्टी की सरकार है और 92 सीट्स के साथ में सरकार बनी हुई है उसको भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तब दोनों की परिस्थितियों में फर्क हमको समझना पड़ेगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਠ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ प्रधान मंत्री मोदी या अमित शाह के चेहरे ਨੂੰ देख के ये चर्चावां चल निकलियां? राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के कयास निरंतर लगाए जाते रहे। गत विधानसभा चुनाव के समय में भी बार बार इस विषय पर प्रश्न किए जाते थे, तब भी मैंने कहा था कि न इस तरह की कोई चर्चा है, न इस तरह का कोई विचार है और न इस तरह की कोई संभावना अभी मुझे दिखाई देती है। आज भी मेरा उत्तर वही है, आज भी मेरा स्टैंड वही है और अभी तो स्पष्ट है, हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। माननीय प्रकाश सिंह जी बादल के साथ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अटल जी के ज़माने से लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी तक, माननीय अमित शाह जी तक, माननीय जेपी नड्डा जी तक बहुत गहरा और स्नेह का संबंध रहा है, दशकों तक संबंध रहा है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध और संबंधों के चलते व्यक्तिगत ऐसे पारिवारिक विषय पर जाना, खुशी और गम के अवसर पर शरीक होने को, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स शुड नॉट बी अंडरस्टूड इन सिमिलर फैशन। इसको मुझे लगता है कि इसी विषय में, इसी दृष्टिकोण से इसको देखने की जरूरत है। ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ चाहिए शायद उस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं हो पा रहा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। 2022 में चुनाव का परिणाम आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। बेशक हमें शायद 2 ही सीटें मिल पाई होंगी, लेकिन पिछले 1 साल में प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका अगर किसी ने पंजाब में निभाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने निभाई। हर विषय पर, संसद सदन में हो या सड़क पर, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टी के रूप में सरकार को और सरकार में बैठी पार्टी को घेरने का और उनकी हकीकत को, उनके दावों के खोखलेपन को जनता के सामने लाने का काम किया है। जहां तक स्मार्ट सिटी का प्रश्न है, जालंधर में आज भी हम मतदाताओं के बीच में, शहर में यही विषय लेकर के जा रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी का चयनित सांसद यहां होता तो कम से कम भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, मैं सारी स्कीम्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन सब जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, इसके ऊपर ठीक से दृष्टि भी रखी जा सकती थी, निगाह भी रखी जा सकती है और निगरानी भी की जा सकती थी। बीजेपी जिन्नी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बीजेपी ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬੜੇ ਕੱਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਲਿਆਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ शायद ना मिल पाए। देखिए, मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। इस परिप्रेक्ष्य में उंगलियों पर गिन सकने वाले लोगों से भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हुआ। जनसंघ के समय में, जनसंघ से लेकर के 1980 तक बीजेपी बनने तक की यात्रा देखिए। पूरे देश भर में बहुत सीमित क्षेत्रों में, विशेष करके शहरों में, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी भारत की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में तब से लेकर के 2 एमपीज की पार्टी से लेकर के आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बनी है। बहुत सारे लोग अलग अलग विचारधाराओं से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए।
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए, अलग अलग स्टेचर्स के अलग अलग स्तर पर आए, मंडल के स्तर से लेकर के और मुख्यमंत्री के स्तर तक या उससे ऊपर देश के कैबिनेट के स्तर तक भी बहुत सारे लोग अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए बीजेपी में सम्मिलित हुए। आज हम एक परिवार भाव से साथ रह करके विस्तार कर रहे हैं। देखिए, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व होती है, उस उद्विकास के समय में बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। जब गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र शुरू होता है, उसमें बहुत सारी धाराएं आकर के मिलती हैं, लेकिन सब धाराएं अंततः उस पूरे प्रवाह क्षेत्र में अपनी आइडेंटिटी खत्म करके गंगा के रूप में ही शायद दिखाई देती है और इसी के रूप में पहचानी जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो या तो हमारे साथ चलेंगे, हमारी विचारधारा के साथ चलेंगे, हमारे नेतृत्व के साथ चलेंगे, और अगर कहीं कोई बिछड़ जाएगा तो वह एवोपरेट हो जाएगा, उसकी पहचान अपने आप समाप्त हो जाएगी, ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਆਇਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ है? मुझे लगता है अभी तक तो श्रद्धेय स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल साहब जो पंजाब में पंजाब की सिख राजनीति के पर्याय थे और लगभग पिछले 6 दशक तक उन्होंने पंजाब में अपनी शख्सियत से राजनीति को प्रभावित किया है। अभी तो उनका भोग भी नहीं पड़ा, उससे पहले हम राजनीतिक वैक्यूम बना है उसको किस तरह से कैप्चर करेंगे, मुझे लगता है इस चर्चा के लिए बहुत जल्दी है, बहुत समय पड़ा है उस पर, अभी कभी फिर इस विषय पे बात करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਨਐਸਏ लाया गया या उसनू हटाए जाने की कोई संभावना या उस पर दोबारा विचार करने की कोई संभावना हैगी? देखिए, कानून अपनी जगह पर काम करता है और किसी भी ऐसे विषय को जिसे लगता है कि किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो राज्य की पुलिस होगी चाहे सेंटर की कोई एजेंसी होगी, उसने सीमा से बढ़कर के यदि कुछ गलत या अलग किया है तो देश की न्यायपालिका इतनी समृद्ध है कि वो उस पर तुरंत निर्णय ले सकती है और न्यायपालिका पर सभी लोगों को भरोसा रखना चाहिए। इसमें निराश होने और हताश होने की कहीं आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं देती। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में, देश की अखंडता के साथ में, देश में शांति के साथ में, आंतरिक शांति के साथ में किसी भी ताकत को, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, इसके प्रति हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। माननीय मोदी जी की सरकार सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके देश के बाहर ये संदेश दे चुकी है और देश के भीतर भी अनेक अवसरों पर इस तरह का संदेश दिया जा चुका है। मुझे लगता है कि इसको अब पूरा देश इस विषय को समझता भी है और मोदी जी के इस विषय को लेकर के साथ खड़ा है। ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। मुझे लगता है कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और कोई भी इनिशिएटिव, पहला कानून बनाने का अधिकार और पहला कानून बनाने की ड्यूटी दोनों जो है वो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार इसमें इनिशिएटिव ले, अपनी दृष्टिकोण से इस पर काम करे, लेकिन अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का आदत केवल यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री की नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के डीएनए में है। कैसे? दिल्ली में ऐसी कितनी घटनाएं आप सब देख सकते हो जिन पे उनकी विफलताओं का ठीकरा उन्होंने हमेशा दूसरों के सिर पर फोड़ने की कोशिश की है। कोरोना के समय से लेकर के कितने उदाहरण आप मुझसे इस बारे में सुनना चाहते हैं? पर वो तो कह रहे कि दिल्ली 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
लगभग शायद 6-8 महीने का समय बीत गया होगा जब दिल्ली की सरकार के एक मंत्री जेल गए थे। तब से अभी तक जेल में। जब जेल में गए थे तब शुरुआत में मोमबत्ती लेकर के मार्च निकाल रहे थे। 1 महीने तक विभिन्न न्यायालयों में जाकर के और प्रयास करने और वहाँ किसी भी तरह की राहत न मिलने पर मुंह की खाने के बाद में पिछले लगभग 6-8 महीने में आपने एक बार भी उन माननीय मंत्री जी का जो जेल में बैठे हैं और मालिश करवा रहे हैं उनका नाम कभी अरविंद केजरीवाल साहब या भगवंत मान जी से सुना है क्या? जब कार्रवाई होती है तब फौरी तौर पर रिएक्शन इस तरह से देना और बाद में उनको छोड़ देना। थोड़े दिन बाद में देख लीजिएगा मनीष सिसोदिया जी के भी यही हाल होने वाला है। ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ 3000 ਕਰੋੜ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ तमिलनाडु या बंगाल ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। चलिए, मुझे लगता है ये ऐसा विषय है जिसमें टिप्पणी करने की भी मैं आवश्यकता नहीं समझता। इससे ज्यादा बचकाना विषय नहीं हो सकता। में गल करते ने इससे पंजाब के लोग सुनते ने उन्होंने। इससे ज्यादा जो है कोई भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं हो सकती। माननीय मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि हम टीम इंडिया की तरह काम करेंगे। राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके सब राज्य एक साथ भागीदार बन करके हम देश के विकास के लिए काम करेंगे और इतनी योजनाएं देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की। जब हम शौचालय बना रहे थे तब किसी से पॉलिटिकल एफिनिटी आइडेंटिटी पूछ रहे थे। जब हम बैंक का खाता खोल रहे थे तब किसी से पॉलिटिकल एफिनिटी आइडेंटिटी पूछ रहे थे। जब हम गैस का कनेक्शन दे रहे थे तब कहीं राज्यों में किसी तरह का भेदभाव उसको लेकर के हुआ था। आज हम पानी का कनेक्शन दे रहे हैं तब कहीं इसको लेकर के किसी तरह का भेदभाव किसी ने देखा या सुना या महसूस किया है। एक बार फिर कहूँगा, अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने की आदत इनके अब जो है वो डीएनए में समाहित हो गई। आखिरी मेरे एक दो सवाल हैगे ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ बतौर मंत्री देखते की हो हल इस मसले का? देखिए, मसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए मेरी मर्यादा है कि मुझे बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जितना आपने कहा है उसी परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सचिवों के स्तर पर बातचीत करने का आदेश दिया था, फिर 2 बार मुझे आदेश किया था कि मैं माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठ करके इस विषय पर चर्चा करूं। हमने 2 बार प्रयास किया लेकिन प्रयास दुर्भाग्य से सफल नहीं हो पाया। निर्णय अंततः सुप्रीम कोर्ट को करना है क्योंकि उनके यहाँ विचाराधीन है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह के हालात देश में पानी को लेकर के बन रहे हैं, जिस तरह का संकट पूरे विश्व भर में है और उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत में भी उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि दुनिया में जितनी आबादी के अनुपात में पीने का पानी दुनिया भर में है, भारत दुनिया की 18% आबादी और 18% से ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन के होते हुए हमारे पास दुनिया के पेयजल स्रोतों का केवल 4% पानी है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारे देश में अर्बनाइजेशन सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले पॉपुलेशन की वाली कंट्री भी हैं। हमारी चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि हमारे यहाँ जियो स्पेशल वेरिएशन बहुत बड़ा है। एक तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात होने वाला मेघालय का चेरापूंजी है, दूसरी तरफ मेरा प्रदेश है, मेरा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम बरसात होती है। ऐसे क्षेत्रों में से एक है। हमारी चुनौती और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि हमारी भूगर्भ के जल पर डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके कारण से भूगर्भ जल सिमट रहा है। सबसे बड़ा संकट पंजाब में, केवल पंजाब और हरियाणा ही नहीं, मैं समग्र भारत के लिए एक विषय सभी राज्यों की सरकारों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि हमें अपने ईगो से ऊपर उठ करके या अपने केवल मात्र तात्कालिक लाभ या राजनीतिक लाभ की दृष्टि से ऊपर उठ करके हम किस तरह से अपने वाटर रिसोर्सेज को बेटर ऑगमेंट कर सकते हैं, हम किस तरह से कैरिंग कैपेसिटी बना सकते हैं। क्योंकि पानी देखिए ये डायनेमिक फीचर है, हमेशा एक ही जितनी संतुलित तुली हुई बरसात होगी या पानी आएगा ऐसा संभव नहीं है। जो कुछ हम आकलन करते हैं वो अनेक सालों के 20-25 साल के 50 साल के एवरेज पर करते हैं।
क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण से जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, स्कैंटी और इरेटिक रेनफॉल होने लगी है, कहीं एक साथ बरसात होती है, कहीं कम होती है, किसी साल में एकाएक बहुत ज़्यादा बरसात सामने देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थिति में हर एक गिरने वाली बूंद पानी को हम सहेज करके जहां डेफिसिट है वहां ट्रांसफर कर सकें और इस तरह का इंटरसेक्शन ट्रांसफर हो सके, इसके लिए हमको कैरिंग कैपेसिटी बनाने के लिए खुले दिल से विचार करना चाहिए। पानी जितना होगा उतना ही प्रोराटा बेसिस पर डिवाइड होगा। जिस साल में जितना होगा उतना हर एक के हिस्से का पानी है उतना ही डिवाइड होने वाला है। लेकिन अगर ज्यादा पानी है तो उस पानी का व्यर्थ वो बह करके जाए, उसके बजाय समुचित उपयोग किस तरह से कर सकें, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में हमको खुले दिल से आगे बढ़ करके राज्यों को आगे आना पड़ेगा। ये समय की आवश्यकता और मांग दोनों है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। केवल पंजाब में नहीं है, देश में सभी जगह पर। ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ मैं चर्चा पूरे देश के संदर्भ में कर रहा हूँ, पूरे देश में हर एक हाल में राज्य में आप चाहिए सभी जगह इसी तरह की परिस्थिति है। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ कि बतौर बीजेपी लीडर तुसी की सोचते हो, ਤੁਹਾਡੀ पार्टी भी उस यूनिट उस स्टैंड ते उस पोजीशन ते खड़ी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते और पानी के बारे में बचपन से जितनी मुझे समझ है उस तीनों के नाते जो मैंने बात कही है और मंत्री होने के नाते भी, वो सभी जगह पे मेरा स्टैंड एक ही जैसा है। एक ही जैसा बात कहूँगा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर बहुत उदार मन के साथ में सोचना प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आज जो काम हम कन्विक्शन से कर सकते हैं, कल आने वाली पीढ़ी को वो काम कंपल्शन से करने पड़ेंगे। आखिरी सवाल, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 24 ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਪੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए नहीं है। जो 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के मैदान में, सबका पानी इस जलंधर के चुनाव में, उपचुनाव में जो है वो नप जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सीएम कहते भी बीजेपी अकाली दल ते कांग्रेस दी आपस च लड़ाई हो रही है भी दूजे ते कौन आएगा, तीसरे ते कौन आएगा, चौथे ते कौन आएगा। गजेंद्र शेखावत संगरूर चुनाव से पहले भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, एक बार रिजल्ट उठा करके देख लें, उसके बाद में इस तरह की टिप्पणी करें। कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ पॉलिटिक्स ਦੇ मामले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए चुनाव लड़ रही है। जलंधर के मतदाता जिस उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्थन कर रहे हैं, मैंने वो दौर भी देखा है जब किसान आंदोलन के समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नफरत का माहौल खड़ा किया गया था, हम ऑलमोस्ट अनटचेबल ऐसे बना दिए गए थे। वहाँ से लेकर के असेंबली के चुनाव जब पिछली बार हुए थे 2022 में, थोड़ा ही समय बीच में था, लेकिन वो अनटचेबिलिटी का सेंस खत्म होकर के लोग हमारी तरफ देखने लगे थे। अब हमें अपने घर में बिठा करके चाय भी पिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, लस्सी भी पिलाते हैं और परोठा भी खिलाते हैं। फर्क आप खुद महसूस कर लीजिए। इस परिवर्तन के चलते भारतीय जनता पार्टी को जलंधर के चुनाव से बहुत बड़ी आशा है। मैं खत्म कर रहा ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਛਵੀ ਤੇ, क्योंकि बीजेपी ने एक अपनी छवि भी मेंटेन करके रखी हुई है? देखिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो पंजाब में कुछ हद तक मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चरम पर है, कितनी तरह के और कैसे केसेस दर्ज कराए जाते हैं, उनके चलते अगर आकलन करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि पंजाब में बहुत दुविधा में आ जाएंगे।
एक बार न्यायालय को अपनी प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिए, उसके बाद इस पर टिप्पणी करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 2022 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਪਣਗੀਆਂ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ